हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ मिलती है एजुकेशन एकदम फ्री, सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। अब हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स लाए हैं खुद के बुक्स एंड ई बुक्स। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है उसमें जाइए, हमारा फॉर्म फिल करिए एंड देन हमारे एक्सपर्ट्स विल गेट बैक टू यू। सो स्टूडेंट्स, हम खत्म कर चुके हैं अपना चैप्टर नंबर 11 जो है प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम्स बायोलॉजी। हमने देखा कि प्रोग्रामिंग जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या काम करते हैं, सिस्टम बायोलॉजी का बेसिक कंसेप्ट क्या है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो अभी जाइए वो वीडियोस देखिए। इससे क्या होगा, आपकी जो नॉलेज है वो आपको थोड़े कंसेप्ट्स क्लियर करेगी एंड जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं सॉल्व एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर नंबर 11 जो है प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम्स बायोलॉजी। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सो स्टूडेंट्स, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, व्हाई आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एज अ बून फॉर बायोलॉजिस्ट। ये वर्ड का मतलब क्या होता है, बून मतलब ये चीज़ इतनी ज़्यादा कह सकते हो उसमें क्यों है, इतनी फेमस क्यों है और आजकल इस पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, इतना हवा क्या है इस चीज़ में। सो स्टूडेंट्स, अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हो इन सिस्टमिक बायोलॉजी या बायोलॉजिक कह सकते हो रिसर्चर बनने में, तो स्टूडेंट्स अब आपको एकदम बैठ के सारे कह सकते हो स्टैटिस्टिकल सम सॉल्व नहीं करने, आपको एक एक लिटरेचर नहीं ढूंढना। क्यों? क्योंकि अब आपके पास सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। अब ये नहीं होता कि पुराने इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं देन एक एक चीज हम नोट डाउन करके पूरा इनका फ्लो चार्ट बना रहे हैं, नहीं। अब हर चीज कंप्यूटराइज्ड हो चुकी है। जो सिस्टमिक बायोलॉजिस्ट होते हैं उनके लिए कह सकते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से सब कुछ बहुत क्विकली, टाइम कंज्यूम भी नहीं होता, इजीली हो जाता है एंड कह सकते हो बहुत बहुत मेजर प्रॉब्लम्स एंड मेजर रिसर्च भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, जो अभी लेटेस्ट कह सकते हो एडवांसेस हो रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से, उसकी वजह से ये वाली फील्ड जो सिस्टमिक बायोलॉजिस्ट कह सकते हो जो फील्ड है वो बहुत बहुत ज़्यादा कह सकते हो बून में है, बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब रिसर्चर्स वो पुराने ज़माने के नहीं रहे जिनके पास एक लाइव लिटरेचर थी। अब आपके पास हर चीज़ का लाइब्रेरी है, कंप्यूटराइज नेटवर्क है, वर्क फ्लो है, स्प्रेडशीट्स है। अब आपको बहुत बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और लंबी चीज़ें नहीं करनी। So students, the programming languages are the boon for biologists because it is a useful in creating huge biological data that was unthinkable। जो आज से पहले सोच भी नहीं सकते थे हम डेटा को बनाना, रिसर्च करना, वो आज के टाइम पे कंप्यूटर्स की मदद से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से पॉसिबल हो पाया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसलिए स्टार्ट करते हैं थोड़े बेसिक के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं हम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, नेम द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेटा मैनेजमेंट इन सिस्टम्स बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, सिस्टम बायोलॉजी सबसे पहले है क्या? इट इज अ इंटरडिसिप्लिनरी कंसेप्ट जो क्या कहता है कि आप थोड़ा मैथमेटिक्स ले लो, आप थोड़ा बायोलॉजिकल ले लो, आप थोड़ा पॉलिटिकल ले लो, आप थोड़ा स्टैटिस्टिकल ले लो, आप सारे फील्ड्स ले लो एंड देन सब मिलाकर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। वो प्रॉब्लम जो सालों से सॉल्व नहीं हो पा रही थी, आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। अब वो प्रॉब्लम अकेला बायोलॉजी सॉल्व नहीं कर पा रहा, उसको इन सारी फील्ड्स की ज़रूरत है। तो यही है सिस्टम्स बायोलॉजी की मेन थीम कि आपने एक इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को कंसर्न रखते हुए उस प्रॉब्लम को देखा, उसको समझा, उसके बाकी सारे फील्ड्स के इंटरैक्शंस समझे, फिर आपने सब जोड़ तोड़ कर कर एक मॉडल बनाया। ठीक है, आपने एक सिस्टम्स बायोलॉजी का मॉडल बनाया। अब आप उस मॉडल को फॉलो कर रहे हो, उस मॉडल के वर्क फ्लो को फॉलो कर रहे हो एंड उस मॉडल के अकॉर्डिंग सारी चीजें हो रही हैं। आपके पास स्पेशल कम्युनिटीज हैं जो मॉडलिंग, सिस्टम्स बायोलॉजी मैनेजमेंट
का पूरा देखती हैं कि ये सारे वर्क फ्लोज, ये सारे मॉडल्स प्रॉपरली वर्क हो रहे हैं या नहीं। आपने वो सारे मॉडल्स इम्प्लीमेंट करे, जिसको कह सकते हो आपने वो सारे मॉडल्स देखे, जांचे, परचे, और उसके बाद देखा कि सब कुछ सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, एंड आपने फाइनली वो प्रॉब्लम को डील कर लिया। यही है हमारे सिस्टम्स बायोलॉजी का मेन थीम। सो स्टूडेंट्स, 3 एस्पेक्ट्स जो डेटा मैनेजमेंट में काम आते हैं। अभी आपने ये सारी कह सकते हो प्रॉब्लम्स तो पता कर ली। सबसे पहली स्टेप जो है सिस्टम्स बायोलॉजी का, टू फिगर आउट द प्रॉब्लम। आपने फिगर आउट तो कर लिया प्रॉब्लम को, लेकिन आपको लिटरेचर भी चाहिए, आपको डेटा भी चाहिए। वो डेटा आपने पुराने सारी रिसर्चेस, सारे आर्टिकल्स, पबमेड, इन सबसे सारा डेटा कलेक्ट करा, एंड देन वो डेटा को मैनेज कैसे करोगे आप सिस्टम्स बायोलॉजी के लिए। तो 3 कह सकते हो क्राइटेरियाज हैं यहाँ पर। सबसे पहला क्या है? मिनिमम इंफॉर्मेशन। सबसे पहला है मिनिमम इंफॉर्मेशन, दूसरा है फाइल फॉर्मेट्स, एंड तीसरा है ऑन्टोलॉजीज। सो स्टूडेंट्स, हम एक एक करके एक के बारे में समझते हैं कि मिनिमम इंफॉर्मेशन हमें क्या कहता है। मिनिमम इंफॉर्मेशन उसके नाम में ही लिखा है कि सबसे मिनिमम इंफॉर्मेशन जो चाहिए हमें उस रिसर्च से रिलेटेड। अब वो मिनिमम इंफॉर्मेशन में क्या होगा? उसकी सारी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, उसकी सारी बायोमेडिकल इंफॉर्मेशन, उसकी कोई भी लैबोरेटरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सारी रिसर्च से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, फंक्शंस, डिसएडवांटेजेस, मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस चीज से रिलेटेड, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हमें सब पता करनी है। तो मिनिमम इंफॉर्मेशन में हमने क्या क्या कह रहा? माइक्रो एरेज करें। माइक्रो एरेज से हमने इंफॉर्मेशन ली। अगर डीएनए की इंफॉर्मेशन है, आरएनए की इंफॉर्मेशन है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने माइक्रो एरेज से ली। उसके बाद हमने देखा अगर कोई सिस्टमिक डिजीज है या कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसकी बायोलॉजिकल रिपोर्ट्स, फिर हमने क्या लिया? उसके बायोमेडिकल रिपोर्ट्स, सारी हमने उसकी बायोमेडिकल रिपोर्ट्स ली। ठीक है, तो ये सारी चीजें करके हमने सबसे मिनिमम और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को पता लगाया रिलेटेड टू दैट प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम से मिनिमम इंफॉर्मेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हो, सबसे कम और सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है? हमारी मिनिमम इंफॉर्मेशन। तो हमने मिनिमम इंफॉर्मेशन का पता लगाया इन सब चीजों से। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या आता है? फाइल फॉर्मेट। उसके नाम में ही लिखा है फाइल फॉर्मेट। अब आपने ये सारा डेटा तो इकट्ठा कर लिया, अब इस डेटा को स्टोर भी तो करना है। आप अपने फोन में फोटो क्लिक करते हो, वो फोटो किस फॉर्मेट में सेव होती है कंप्यूटर पे? पीडीएफ के फॉर्म में, जेपीजी के फॉर्म में। तो ये क्या है? फॉर्मेट जिससे आप वो फोटोग्राफ को सेव कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको इतना सारा डेटा है, इसको कंप्यूटर में स्टोर करना है, तो किस फॉर्मेट में सेव करोगे? तो स्पेसिफिकली हमारे सिस्टम्स बायोलॉजी के डेटा को स्टोर करने के लिए एक फॉर्मेट यूज होता है जिसका नाम है XML। क्या नाम है स्टूडेंट्स? XML, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। XML स्टैंड्स फॉर, क्वेश्चन आएगा ये, जल्दी बताओ क्या है? एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। तो यहां मैं लिख देती हूं एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। तो चलो, हमने XML के फॉर्मेट में उसको सेव भी कर लिया। एकदम एक उसकी तरह समझो फ्लो चार्ट के फॉर्म में कि सबसे पहले आपने डेटा का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी। आपने वो मिनिमम इंफॉर्मेशन रिगार्डेड टू दैट प्रॉब्लम कैसे कलेक्ट करी? आपने उसके माइक्रो एरेज लिए, बायोलॉजिकल रिपोर्ट्स ली, बायोमेडिकल रिपोर्ट्स ली, इन सारी पैथोलॉजिकल जितनी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, जो सबसे कम और सबसे ज़रूरी इंफॉर्मेशन थी, वो आपने इकट्ठी करी। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपको अगर कंप्यूटर में स्टोर करना है उसको, तो किस फॉर्मेट में करोगे? XML के फॉर्मेट में, जो है एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। अब जब आपने एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज के फॉर्मेट में उसको स्टोर कर दिया, अब आते हैं हम ऑन्टोलॉजीज पे।
ये वर्ड क्या है? ऑन्टोलॉजीज। ऑन्टोलॉजीज, सबसे एक बहुत जरूरी बात याद रख लो कि ऑन्टोलॉजी इज अ सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन। मैम ये क्या बोलते जा रहे हो? सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स, जब भी आप हायरार्कली कोई भी चीज को रिप्रेजेंट करते हो, हायरार्कली का मतलब क्या होता है कि आपने एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करा, उसका एवोल्यूशन देखा एंड सब कुछ देखा, तो एक हायरार्की बनी है ना। इसके बाद से ये हुआ, इसके बाद से ये हुआ, उसके बाद से ये हुआ, तो ये क्या है? एक हायरार्की है। तो सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन जब भी हम करते हैं, उस टर्म को हम यूज करते हैं ऑन्टोलॉजीज। तो अगर कोई प्रॉब्लम है जो मैंने फिगर आउट करी है, उस प्रॉब्लम को मैं क्या करूंगी? उस प्रॉब्लम का मैं ऑन्टोलॉजिकल कह सकते हो स्टडी करूंगी। एंड बाय ऑन्टोलॉजिकल स्टडी क्या मतलब क्या होगा? कि मैंने एक हायरार्की बनाई कि अच्छा सबसे पहले ये हुआ होगा, अच्छा उसके बाद ये हुआ होगा, अच्छा उसके बाद अब ये होगा, तो ये क्या हुआ? एक हायरार्की हुई। तो ऑन्टोलॉजीज डील करती हैं उसके एवोल्यूशन से लेके उसके हायरार्की तक। इतना क्लियर है? तो 3 चीजें अभी तक हमने देखी, वो क्या है? मिनिमम इंफॉर्मेशन जो आपको इन 3 चीजों से मिलेगी। उसके बाद आपको वो उस डेटा को स्टोर भी तो करना है, तो उस डेटा को स्टोर करेंगे हम XML लैंग्वेज में। उसके बाद हम उस पर ऑन्टोलॉजिकल स्टडीज करेंगे, उसकी हायरार्की बनाएंगे। अब स्टूडेंट्स, ये सारे तो क्या हुए? ये सारे हुए हमारे डेटा मैनेजमेंट कह सकते हो कि फीचर्स, जो ये सारी चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में काम आती हैं। अब ये सारी इंफॉर्मेशन बेसिकली हमारे पास कह सकते हो डेटा मैनेजमेंट सिस्टम्स बने हुए हैं जो मॉड्यूलेट करते हैं, जो देखते हैं कि अच्छा ये सारी चीज़ें अच्छे से हो रही हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली फिगर आउट कर रहे हैं कि नहीं। तो इन सब के लिए एक स्पेसिफिकली सिस्टम्स बने हुए हैं जिनको हमने क्या कहा है? डेटा मैनेजमेंट सिस्टम्स। वो कौन से होते हैं? तो वो होते हैं हमारे कॉन्स्टेंस इंफॉर्मेशन माइनर। ठीक है, कॉन्स्टेंस इंफॉर्मेशन माइनर। अब नाम पे ही जाओ, CA ग्रिड 23, उसके बाद बायोस्फीयर टेवर्ना 24, बायोस्फीयर 25 एंड देन हमारा आता है गैलेक्सी 26। तो स्टूडेंट्स, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं हमारे कह सकते हो डेटा मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स बायोलॉजी के सिस्टम, जो पूरा मैनेजमेंट देखते हैं कि ये सारी वर्क फ्लोज, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली हो रही हैं कि नहीं। अब इसमें स्प्रेडशीट्स भी बनती हैं, इसमें सारे मैनेजमेंट ग्रुप्स देखते भी हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? पार्ट है पूरा सिस्टम्स बायोलॉजी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये क्या है? डेटा मैनेजमेंट सिस्टम्स है। सबसे पहले कॉन्स्टेंट इंफॉर्मेशन माइनर, फिर आता है CA ग्रिड 23, फिर टेवर्ना 24, फिर क्या आता है हमारा? बायोस्फीयर 25 एंड देन गैलेक्सी 26। ऐसे देखो 23, 24, 25, 26। इज दैट क्लियर? तो ये सारे हमारे सिस्टम कह सकते हो हमारे डेटा मैनेजमेंट के सिस्टम बायोलॉजी के जो ग्रुप्स है, ये सारी चीज़ें वो देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये भी क्लियर है आपको। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब आपको एक गलत स्टेटमेंट बताना है। पहला है पाइथन। अब ये क्वेश्चन है पाइथन पे, ये क्वेश्चन है पाइथन पे। तो पाइथन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पाइथन क्या है? पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड पाइथन सबसे ज्यादा साइंटिस्ट जो यूज करते हैं वो पाइथन ही यूज करते हैं, आर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दे प्रिफर पाइथन क्योंकि जनरली है, प्लस साइंटिफिक टूल्स अवेलेबल हैं पाइथन में। लेकिन अगर आपको मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी है तो क्या यूज करोगे? आर। लेकिन अगर आपको जनरलाइज्ड एक रिसर्च करनी है और प्रोग्रामिंग करनी है तो क्या यूज करोगे? पाइथन यूज करोगे। नाउ पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इज दिस करेक्ट और रॉन्ग? जल्दी बताओ। यस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
Now, biologists do not require knowledge for statistical tool for handling data sets. ये कह रहे हैं कि अगर आप एक प्रोग्रामिंग बायोलॉजिस्ट हो तो आपको टूल्स के बारे में पता होने की ज़रूरत नहीं है. आप बिना टूल्स के पता होकर आप सारे बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग कर पाओगे. क्या ये बात सही बोल रहे हैं? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं यार बच्चों, ये तो बिल्कुल ही गलत है. क्या क्या आप बिना इंफॉर्मेशन को जाने, बिना सारी नॉलेज लिए क्या आप प्रोग्रामिंग कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे. आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए सारी नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है. फिर मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस हैव डेवलप्ड ऑन लाइनक्स प्लेटफॉर्म. इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ना, हमें बस ये याद रखना है कि लाइनक्स एक टाइप ऑफ कह सकते हो प्लेटफॉर्म यूज होता है पाइथन में, तो ये भी करेक्ट है. नाउ पाइथन इज अ थर्ड पार्टी टूल किट्स. अब स्टूडेंट्स पाइथन है ना बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल किट्स प्रोवाइड करता है. कैसे? जैसे उसका होता है वेयरबी. वेयरबी क्या करता है? वेयरबी का काम है ऐप डेवलप करना. जब भी आपको पाइथन पे कोई ऐप डेवलप करनी हो तो वेयरबी के पाइथन पे जाते हो तो वो टूल किट है, पूरी की पूरी वेयरबी टूल किट्स है जिसकी मदद से आप वो ऐप डेवलप कर सकते हो. वैसे ही फ्लास्क है. फ्लास्क क्या होता है? बहुत मोस्ट कॉमनली यूज्ड पाइथन की प्रोग्रामिंग है जो फास्ट और कॉम्प्लेक्स वेब डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होती है. फिर फैल्कन आती है. तो ये सारी चीज़ें क्या है? हमारे पाइथन के टूल किट्स हैं जो वो प्रोवाइड करता है आप लोगों को ताकि आप इजीली कोई भी वेब डिज़ाइन कर पाओ. इज दैट क्लियर? तो ये भी करेक्ट है. तो गलत आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी की बायोलॉजिस्ट डू नॉट रिक्वायर नॉलेज फॉर स्टैटिस्टिकल टूल फॉर हैंडलिंग डेटा बेसिस. ये बिल्कुल गलत है. आपको अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो नॉलेज होना भी ज़रूरी है. इज दैट क्लियर? चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सिस्टम्स बायोलॉजी इज. तो सिस्टम बायोलॉजी क्या है? जल्दी बताओ. इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो पूरी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मॉडल बनाते हैं, फिर उस मॉडल को प्रोग्रामिंग करते हैं, उस मॉडल का मैनेजमेंट करते हैं एंड फाइनली हम उस प्रॉब्लम को डील करते हैं. तो ऑप्शन नंबर ए है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बी द थरो स्टडी ऑफ ऑल बायोकेमिकल एंड सिग्नलिंग पाथवेज. ऑप्शन नंबर सी द डिटेल्ड स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स थ्रू कंप्यूटेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स. ऑप्शन नंबर डी द स्टडी ऑफ डायनामिक ऑफ एंजाइम्स. सो स्टूडेंट्स सिस्टम बायोलॉजी क्या है? Systems biology is a detailed study of biological systems through computers and experimental methods. हम क्या कर रहे हैं? हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कर रहे हैं. हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स बना रहे हैं. तो क्या होगा इसका आंसर? It is a detailed study of biological systems through the computational and experimental methods. Is that clear, students? Chalo. Now, question number 5. Which of the following is not included in management systems? अब इनमें से कौन सा include नहीं करता in management systems? सबसे पहला metabolic control analysis. क्या ये इंक्लूड करता है? नो. मेटाबॉलिक कंट्रोल एनालिसिस टाइप की कोई चीज़ नहीं होती इन डेटा मैनेजमेंट. नाउ स्प्रेडशीट्स, यस स्प्रेडशीट्स होती हैं एंड स्प्रेडशीट्स बहुत कह सकते हो इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि स्प्रेडशीट्स की जो लैंग्वेजेस हैं वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. लिम्स हो गई, ELN हो गई, तो इन सब के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद वेब बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक लैब नेटवर्क्स, यस ये स्प्रेडशीट्स की ही लैंग्वेज है. उसका लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी पार्ट ऑफ स्प्रेडशीट्स ही है. सो स्टूडेंट्स इसमें मेटाबॉलिक कंट्रोल एनालिसिस टाइप का कुछ नहीं होता हमारे सिस्टम्स बायोलॉजी के डेटा मैनेजमेंट में. तो ऑप्शन नंबर ए इज अ रॉन्ग आंसर. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द नीड ऑफ सिस्टम्स बायोलॉजी? आपको क्यों चाहिए सिस्टम्स बायोलॉजी? तो स्टूडेंट्स आपके पास इतने पुराने ज़माने के तो लोग हैं नहीं हम,
पुराने ज़माने की प्रॉब्लम्स भी नहीं है अब हाईटेक होना तो पड़ेगा। हाईटेक होने के लिए साइंटिस्ट ने हाईटेक टेक्नोलॉजी निकाल दी। हाईटेक टेक्नोलॉजी में उन्होंने क्या करा कि उन्होंने सोचा कि यार प्रॉब्लम हम अकेले नहीं सॉल्व कर रहे, हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद ले लेते हैं, हम कंप्यूटर्स की मदद ले लेते हैं, हम स्टैटिस्टिकल्स की मदद ले लेते हैं, हम मैथमेटिक्स की मदद ले लेते हैं। हम एक काम करते हैं, जो भी इंटरैक्शन वाली चीज़ है सबकी मदद लेके मिलाकर उस प्रॉब्लम को डील करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि अब इतना टाइम नहीं लगता कि बैठे हुए हैं और लगे हुए हैं, नहीं, अब सब कुछ इतना कंप्यूटराइज्ड हो गया है कि अब आपके पास क्विक आंसर्स हैं, क्विक सॉल्यूशंस हैं, क्विक मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। तो अब वो पुराने तरीके की चीज़ें नहीं हो सकती। ठीक है, चलो। The need of system biology is to understand the complex biological systems। अब इतनी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है तो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझने के लिए कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन या कॉम्प्लेक्स हाईटेक की भी तो ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की। तो उसी तरह से हमारी सिस्टम्स बायोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट कह सकते हो, रिसेंट वो है, एरिया है जहाँ पे रिसर्चर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं टू फाइंड आउट more problems and to solve more problems। एंड इसका सबसे कह सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था? बेसिकली हमारे साइंटिस्ट ने सोचा कि यार हम जेनेटिक, इंसान के सारे जेनेटिक के बारे में पता लगाते हैं। अगर हमें इंसान के एक एक जीन के बारे में पता चल गया, उस जीन के प्रोटीन कोड, प्रोटीन सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सब के बारे में पता चल गया, तो क्या मैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ? हाँ, डेफिनेटली कर सकती हूँ। तो क्यों ना मैं फाइंड आउट करूँ। वो मेन मोटिव था कि हम सारा ह्यूमन का जीनोम फाइंड आउट करें ताकि कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हम सॉल्व कर सकें। म्यूटेशंस के बारे में पता होना चाहिए। एंड देन बहुत सारे रिसर्च और भी अभी गो ऑन कह सकते हो चल जारी हैं इस चीज़ पे। तो वो इसीलिए है ताकि आप कोई भी जेनेटिक रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो उसी तरीके से जो सारी प्रॉब्लम्स हैं इनको क्या है, इनके लिए हम मॉडल बनाते हैं एंड देन हम उसको टैकल करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजी, फिजियोलॉजी और सिस्टम्स बायोलॉजी का डिफरेंस क्या है? तो स्टूडेंट्स, फिजियोलॉजी क्या है? आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हो, आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हो, आप एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ते हो। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि आप देखते हो फंक्शंस और उस चीज़ का कैसा है, कह सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़। वो फंक्शन क्या करता है, लिवर कैसे फंक्शन करता है, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, किडनी कैसे फंक्शन करती है, ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। तो वो क्या है, फिजियोलॉजी, कि आप उनकी एक्टिविटीज़ और फंक्शंस की स्टडी कर रहे हो। लेकिन सिस्टम्स बायोलॉजी क्या है? इट इज़ अ मैथमेटिकल भी आता है, इसमें कंप्यूटेशनल भी आता है एंड एक्सपेरिमेंटल भी आता है। तो आपने क्या करा, आपने मैथमेटिकल लिया, ठीक है, आपने क्या लिया, आपने कंप्यूटेशनल लिया, कंप्यूटर्स को यूज करा, फिर आपने एक्सपेरिमेंटल भी लिया, आपने एक्सपेरिमेंट्स करे, उस पे एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स बनाए। तो बेसिकली आपने इन तीनों चीजों को यूज करा बायोलॉजिकल, कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम्स को समझने के लिए। जहां आप सिर्फ उनके फंक्शंस और उनकी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ रहे थे, वो थी फिजियोलॉजी। लेकिन जब आप कह सकते हो उनके मैथमेटिकल, एक्सपेरिमेंटल, कंप्यूटेशनल चीज़ों के साथ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रख कर तब जाके उस कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल एंटाइटी के बारे में समझते हो, तो वो है हमारी सिस्टम्स बायोलॉजी। इज दैट क्लियर? मेन डिफरेंस समझ आया आपको बिटवीन फिजियोलॉजी एंड सिस्टम्स बायोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन सिस्टम्स बायोलॉजी एज कलेक्शन ऑफ अप्रोचेस एंड टूल्स। नाउ द सिस्टम्स बायोलॉजी एज कलेक्शन ऑफ अप्रोचेस एंड टूल्स, उसमें हमें बहुत सारे टूल्स भी यूज करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, मैंने आपको हमेशा इस चीज़ का एग्जांपल दिया है, अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप कहाँ जाओगे? आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे जाओगे ना। अगर आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है तो कहाँ जाओगे? आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाओगे ना। आपको स्प्रेडशीट बनाना है तो आप कहाँ जाओगे? आप एक्सेल में जाओगे। सिमिलरली अगर आपको स्प्रेडशीट बनानी है डेटा मैनेजमेंट की, तो कोई टूल तो चाहिए ना। तो वो टूल्स क्या है?
तो अगर आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस करनी है, सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है, स्टेबिलिटी बताता है। उस पर्टिकुलर मॉडल की क्या पता चलेगी हमें, स्टेबिलिटी, कि वो कितना स्टेबल है, उसका कंपैरिजन बाकी मॉडल से कितना अच्छा है, कितना खराब है। तो स्टेबिलिटी क्या है, ये हमें सेंसिटिविटी एनालिसिस बताता है। अब सेंसिटिविटी एनालिसिस करने के लिए उस मॉडल की आपको टूल्स चाहिए। वो टूल्स कौन से हैं, SBML, मैटलैब, सिम्बायोलॉजी, बायोडाइन एंड सेंस-एसपी। तो ये सारे टूल्स हैं जिन पे आप जाकर अपनी स्प्रेडशीट बना के आप अपने सिस्टम बायोलॉजिकल मॉडल की सेंसिटिविटी टेस्ट कर सकते हो, तो आपको उसकी स्टेबिलिटी के बारे में पता चलेगा। अब आते हैं बाइफरकेशन एंड स्पेस एनालिसिस। उसके नाम में ही लिखा है बाइफरकेशन। क्या लिखा है, बाइफरकेशन। बाइफरकेशन का मतलब क्या होता है, चीजों को दो पार्ट में बाइफरकेट कर दिया, ठीक है। बाइफरकेट मतलब दो, फरकेट मतलब तोड़ दिया। तो आपने क्या करा, आपने बाइफरकेट कर दिया और आपने फेज बाय फेज देखा। आपने फेज 1 पहले देखा, फिर आपने फेज 2 देखा, फिर आपने फेज 3 देखा। तो आप क्या कर रहे हो, फेजेस बाय फेजेस उस चीज का एनालिसिस कर रहे हो। अब आपको इसमें पर्टिकुलर छोटी से छोटी माइनर एरर्स के बारे में पता चल जाएगा। उन एरर्स से आप क्या करोगे, आप उनको सुधार के अपने मॉडल को बेटर कर सकते हो। तो बाइफरकेशन एंड फेज मैनेजमेंट के लिए जो टूल्स चाहिए वो कौन से, हमारे ऑटो, XSP ऑट एंड देन बंकी एंड मैनलैब। अब आते हैं हमारे मेटाबॉलिक कंट्रोल एनालिसिस। इसके नाम में ही लिखा है मेटाबॉलिक। अब आप मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का इंटरैक्शंस देख रहे हो, आप मेटाबॉलिक पाथवेज का क्या देख रहे हो, इंटरैक्शंस देख रहे हो। जब आप मेटाबॉलिक पाथवेज का इंटरैक्शंस देखोगे तो आपको कोर डिटेल अबाउट दैट मॉडल, उसका इम्प्लीमेंटेशन की सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। अब मेटाबॉलिक कंट्रोल एनालिसिस के लिए जो टूल्स चाहिए हमें, दैट इज मेटनेट मार्कर। ये टूल है जिसकी मदद से आप मेटाबॉलिक एनालिसिस कर सकते हो। तो ये 3 टूल्स हैं जिनकी मदद से आप सिस्टम बायोलॉजिकल सारे मॉडल्स को परफॉर्म भी कर सकते हो, उनका एनालाइज भी कर सकते हो, स्टेबिलिटी भी देख सकते हो, उनका बाइफरकेशन एंड फेज मैनेजमेंट भी देख सकते हो, उनका मेटाबॉलिक एनालिसिस भी कर सकते हो। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ये पता होना बहुत ज़रूरी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू ऑल। चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज सिस्टम बायोलॉजी सेल सेंट्रिक। इसका क्या मतलब होता है कि सेल सेंट्रिक है, मतलब सेल पे डिपेंडेंट है, सेल सेंट्रिक, ठीक है, सेल के आसपास घूमता है क्या इसका सब कुछ, क्या सेल पे डिपेंडेंट है, क्या ये सेल कह सकते हो स्टडी की स्टडी है। तो सिस्टम बायोलॉजी क्या सेल की स्टडी है? नो स्टूडेंट्स, सिस्टम बायोलॉजी कह सकते हो कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल एंटिटीज को तो डील करती है, लेकिन साथ ही साथ क्या यूज करती है, मैथमेटिकल, एक्सपेरिमेंटल एंड स्टैटिस्टिकल अप्रोच। वो एक फंक्शंस और एक्टिविटीज को नहीं देखती सेल की, इनफैक्ट वो उसके इंटरैक्शंस को देखती है। किसको देखती है? इंटरैक्शंस। तो ये तो फिजियोलॉजी हो गई, सेल के बारे में पढ़ना, लेकिन सिस्टम्स बायोलॉजी क्या करती है, आपका इंटरैक्शंस देखती है और फिर उस सेल का रिसर्च करके एक मॉडल क्रिएट करती है। तो सेल सेंट्रिक तो नहीं है, लेकिन कंप्यूटेशनल, मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल अप्रोच के साथ जब आप सेल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम को अप्रोच करोगे तो दैट is concern of systems biology. Is that clear students? चलो, तो इसी के साथ हमने खत्म कर लिया है अपना NCERT solutions of chapter number 11 programming and systems biology. I hope everything is clear to you. अगर कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो डू लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है फ्री एजुकेशन एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन, और अब हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ ही आपको मिल रहे हैं बुक्स एंड ई बुक्स। अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के हाई क्वालिटी कंटेंट की बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो फॉर्म है उसको फिल करिए एंड देन हमारे एक्सपर्ट्स विल गेट बैक टू यू। तो अब आपके पास हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ हाई क्वालिटी बुक्स भी हैं टू रॉक एनी एग्जाम्स।
So students, stay tuned and thank you so much for watching my video.